गुड इवनिंग क्लास, दिस इज पुष्कर पाटिया, योर जीएस मेंटोर ऑन एग्जाम पास। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारी लाइव क्लास चल रही है रोज 12 बजे, 12 से 1 बजे तक हमारी पॉलिटी डिस्कस हो रही है उसमें, ठीक है। उसी क्रम में आज हमारी रिकॉर्डिंग क्लास है। आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी का वो टॉपिक जो कि ज्यादातर बच्चे कर नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत जरूरी है जानना भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में। और वो टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है ना। ये संविधान का इतिहास हम इसको कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संविधान का इतिहास, संविधान का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से है क्योंकि ये पॉलिटी के साथ साथ इसमें हिस्ट्री का भी एक वेटेज बनता है, ठीक है। ये इतिहास में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास पढ़ेंगे आप तो उसमें भी ये टॉपिक आएगा और पॉलिटी में भी ये टॉपिक आएगा, दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। संविधान के इतिहास की बात करें तो पहले हम बात करते हैं संविधान की। ये वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। इट इज अ लैटिन वर्ड, ठीक है ना। लैटिन एक भाषा है, ठीक है, और उसका वर्ड है ये। और इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करें उसका मतलब होता है महत्वपूर्ण कानून, यानी इंपॉर्टेंट लॉज। महत्वपूर्ण कानून या इंपॉर्टेंट लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण कानून या इंपॉर्टेंट लॉज, ठीक है ना। अब बात करें आगे की संविधान की परिभाषा क्या है। तो संविधान की परिभाषा मैं आपको पहले बता चुका हूं, और जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं मेरी, उनके लिए मैं फिर से बता देता हूं कि संविधान वह बुनियादी नियम, संविधान वह बुनियादी नियम कानूनों का संग्रह है, ठीक है ना, कलेक्शन है, जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। फिर से एक बार बोल देता हूं, संविधान नियम कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द कलेक्शन ऑफ दोज फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन। Constitution is the collection of those fundamental rules and regulation according to which the governance of any country has ran. The governance of any country has ran, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, ठीक है। अब आगे की बात करें कि ऐतिहासिकता के आधार पर बात करें तो संविधान का जो महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है वो एक सभ्यता थी, बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन में एक सिविलाइजेशन थी खास तौर पर जिसको कहा गया हम्बुराबी सिविलाइजेशन। हम्बुराबी सभ्यता, ठीक है, हम्बुराबी सभ्यता इसको कहा गया, बिल्कुल सही। हम्बुराबी सिविलाइजेशन, ओके क्लास। तो ये हम्बुराबी सभ्यता थी, ठीक है। और इस सभ्यता में सबसे पहले, ये लगभग आज से 4 से 5 हजार साल पुरानी सभ्यता थी। और इस सभ्यता में पत्थरों पर, लकड़ियों के पट्टों पर, छोटे छोटे तख्तों पर राजा ने कानून और नियम बनाए हुए थे और जो जगह जगह लटकाए जाते थे शहर में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आज से 4 से 5 हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन में भी कानून बनाए गए और कानूनों को लटकाया गया, जगह जगह पर पत्थरों पर स्थापित किया गया, लटकाए गए लकड़ियों के पट्टों पर, और ताकि लोगों को उनका ज्ञान हो और वो उसी प्रकार से क्या कर सके, उसी प्रकार से अपने कार्य को करें उन नियमों के अनुसार, ठीक है। तो हम्बुराबी सिविलाइजेशन जो है, जो बेबीलोन में आज से लगभग 5000 साल पुरानी है, वहां पे सबसे पहले कानून बनाए गए। इसलिए संविधान का सबसे प्राचीनतम जो इतिहास है
प्राचीनतम जो स्रोत माना जाता है वो हम्बुराबी सभ्यता माना जाता है। अगर हम बात करें आधुनिक इतिहास की, तो आधुनिक इतिहास की बात करेंगे। पहले आप इसको जल्दी से वो कर लीजिए, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है क्लास, तो बात कर रहे थे हम आधुनिक युग की। तो आधुनिक युग की अगर बात की जाए, मॉडर्न वर्ल्ड की, तो आधुनिक युग का संविधान जो है उसका इंपॉर्टेंट स्रोत है, इंपॉर्टेंट उसका जो है वो माना जाता है 1776 का यूएसए का संविधान। यूएसए का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है क्लास, तो 1776 का संविधान जो कि लागू हुआ था 1779 में, ठीक है ना, 1776 में बना था, 1779 में इसको लागू किया गया था। ये बातें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है, ये बातें मैं पहली क्लास में डिस्कशन कर चुका हूं। आज हम थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी फटाफट क्या लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक और चीज यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, जो और भी जरूरी है। दैट इज कि दिख रहा है आप लोगों को? यूएसए का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज द फर्स्ट written constitution in the world। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें इंग्लैंड के संविधान की। इंग्लैंड का संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का संविधान, ठीक है। इंग्लैंड के संविधान की खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि ये अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान है यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इंग्लैंड के संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है किसको? इंग्लैंड के संविधान को, ठीक है। यानी चाइल्ड ऑफ कोइंसिडेंस एंड विजडम, चाइल्ड ऑफ कोइंसिडेंस एंड विजडम कहा जाता है
इंग्लैंड के संविधान को। ये अलिखित संविधान है, यानी इसको किसी बुक का स्वरूप नहीं दिया गया है। ये बहुत सारे कानून जो रोज बनते हैं उसका एक संग्रह सा बन चुका है, ठीक है। उन्होंने से एक किताब के रूप में उनके रूप में नहीं जाना जाता, इसलिए इसको संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु, द चाइल्ड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विजडम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है क्लास, जल्दी से आगे बढ़िए इसको। ठीक है क्लास, अब इसको जो मैं रब कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं भारत के संविधान पर, भारत का संवैधानिक इतिहास। क्या बोलेंगे? भारतीय संविधान की ऐतिहासिक, बाहर तो नहीं निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके क्लास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो मैं आपको बता दूं, सन 1600 ईस्वी में या एडी में, ठीक है ना, 1600 ईस्वी या एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, और इसको हम शॉर्ट में EIC लिखेंगे, ठीक है ना, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी या EIC भारत आई थी, ठीक है। और इंग्लैंड की महारानी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की महारानी जो थी उनका नाम था क्या नाम था? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, ठीक है। एलिजाबेथ ने EIC को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, और EIC को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ठीक है ना, और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। दीवानी अधिकार, इसका मतलब समझिए दीवानी अधिकार का कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो जितने भी फाइनेंशियल मैटर थे वो अब EIC डिसाइड करती, ठीक है, उनके हाथ में आ गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये लिया होगा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब भारत में कई प्रकार के कानूनों के माध्यम से बहुत सारे कानून बनाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उन कानूनों के माध्यम से भारत को उन्होंने रूल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल आएंगे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन लिए गए थे 1857 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे अधिकार छीन के अंग्रेज सरकार ने इसको ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रख दिया, अंडर द ब्रिटिश क्राउन। इसको भारत की शासन व्यवस्था को, ठीक है, और भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रख दिया गया, और फिर डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया। 1857 से पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ लोगों का व्यापारिक समूह था, वो व्यापार चला, वो शासन चला रहा था, और 1897 के बाद डायरेक्ट अंग्रेजी सरकार
ब्रिटिश सरकार शासन चला रही थी। तो दो फेज हैं ब्रिटिश कॉलोनी के, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला जो कानून है जो भारत के शासन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, पहला भी माना जाता है, वो है ब्रिटेन की तरफ से जारी हुआ था 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। इसमें क्या था, ठीक है, इसमें पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रित करने की कोशिश की थी, कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ठीक है। और कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी, ठीक है ना। इट रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हु रिकॉग्नाइज्ड? ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, ठीक है। यानी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक कार्य भारत में कर रही है, वो राजनीतिक कार्य करेगी, उसको ब्रिटिश सरकार की अनुमति ऑलरेडी मिली चुकी होगी, वो उसको मानेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। ये था। अब कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर ले, इस एक्ट की कुछ विशेषताएं, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि पहला जो पॉइंट था वो ये था कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बना, ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बना और वॉरेन हेस्टिंग्स को इस पद पर नियुक्त किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है ना। और फ्रांस तथा बॉम्बे, मद्रास तथा बॉम्बे के जो गवर्नर जनरल थे, मैं यही लिख देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा, मद्रास जो आज का चेन्नई है उसको पहले मद्रास बोलते थे, और जो तमिलनाडु का रीजन है का आसपास का जो रीजन है उसके मद्रास प्रेसिडेंसी बोला जाता था। मद्रास और बॉम्बे, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था वो बॉम्बे कहलाता था, महाराष्ट्र और बॉम्बे, उसमें सौराष्ट्र यानी गुजरात का क्षेत्र भी शामिल था। मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर जनरल या के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखे गए। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, ठीक है ना। और जो कि मैंने लिख दिया, तो यहां पे मैं ये भी लिख देता हूं, पहला गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। या इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे द गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे आर केप्ट अंडर द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है ना। क्योंकि दोनों बार बार लैंग्वेज में लिखाना सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, तो थोड़ा सा बच्चों आप लोगों से सहयोग चाहूंगा, ठीक है। मैं जो नहीं लिखवा पा रहा हूं मैं उसको ओरली बता रहा हूं इंग्लिश में, ठीक है। तो डिक्टेट कर रहा हूं इंग्लिश में, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो है आपके पास रिकॉर्डेड, तो आप उसे बार बार देखकर
पीछे जाकर इसे वापस देख सकते हैं मैंने क्या कहा, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट इसका क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कर रहे हैं। ये मैंने 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए हैं, इसके अलावा तीसरा पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसे भी लिखिएगा। अभी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही चल रहा है, ठीक है ना। चलिए क्लास, कलकत्ता में 1774 में 1773 में ये एक्ट आया और 1774 में स्थापना हुई में एक उच्चतम न्यायालय ही आ जाएगा, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कहां पर, कलकत्ता में, ठीक है ना। दूसरी बात, निजी उपहार, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। ये वाला पॉइंट ये है इंग्लिश में, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा इन 1774, और ये वाला पॉइंट जो है वो यहां लिख देता हूं, बैन ऑन पर्सनल ट्रेड एंड गिफ्ट, ठीक है ना। यानी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में 1774 में इस एक्ट के माध्यम से, और जो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो अपना पर्सनल व्यापार करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग होकर जो व्यापार करते थे, कहते थे ये हमारा पर्सनल व्यापार है, ठीक है ना। उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी अधिकारी अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता, ना ही निजी रूप से किसी से तोहफे ले सकता है, ठीक है ना। कि लोग बोलते हैं उन्होंने हमारे पर्सनल रिलेशन है तो उन्होंने मुझे इस वजह से तोहफे दिए, या वो तोहफे नहीं दिखा सकता, वो पर्सनल तोहफों पर भी प्रतिबंध लग गया। ये से उसकी एक खास बात थी, ठीक है। जल्दी से अब इसका भी क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपने ले लिया। जल्दी से अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब बात करते हैं अगले एक्ट की, ठीक है क्लास। तो जल्दी से बात करते हैं अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या थी इस एक्ट की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिखिएगा, इस एक्ट ने 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। यानी इसको अगर हम बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम कि दिस लॉ ट्राई टू इरेडिकेट द फॉल्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। यानी 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करने का प्रयास किया, किसने, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने, ठीक है। कुछ और खास बात, ठीक है, वो खास बात ये थी कि कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्य कार्यों को अलग अलग कर दिया, ठीक है ना, सेपरेट कर दिया, ठीक है ना, कार्यों को अलग कर दिया। यानी उसका पॉलिटिकल वर्क अलग होगा और उसका जो वाणिज्य कर है, जो व्यापार है, जो ट्रेड वाला काम है वो अलग होगा। दोनों में बराबर उन्होंने सेपरेशन कर दिया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस एक्ट सेपरेट द पॉलिटिकल एंड commercial work of East India Company. This act separate the political and commercial work of East India Company. ठीक है क्लास। सेकंड क्या चीज लिखेंगे,
इसने सेकंड चीज क्या की, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया, ठीक है ना, और बोर्ड राजनीतिक कार्य के लिए और व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इसको मैं यही लिख सकता हूं। हाँ, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल वर्क के लिए या राजनीतिक कार्य के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और सेकंड जो था दिख जाएगा आप लोगों को, हाँ, दूसरा आपका जो वाणिज्यिक कार्य, या इसका हम बोलेंगे वाणिज्यिक को फाइनेंशियल वर्क बोल देंगे, इसको हम फाइनेंशियल वर्क। उसके लिए इन्होंने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम, उसको कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, इसको मैं रब कर रहा हूं। मेरे ख्याल से 2 पॉइंट हुए थे ना, 2 ही पॉइंट हुए थे। इसका तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक सदस्य घटा दिया गया, घटाकर 3 कर दिया गया, 3 सदस्य कर दिए गए। पहले 4 हुआ करते थे, अब 3 हो गए, एक सदस्य को घटा दिया, 3 सदस्य कर दिए, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वन मेंबर इज डिक्रीज फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल एंड नाउ द मेंबर वर 3, ठीक है ना। और क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट जो था, बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत हुई, ठीक है। काम तो सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही अपनी मर्जी से करवाती थी, लेकिन उन्होंने पद बनाए दीवान के वहां पर, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ऑफिशियली औपचारिक रूप से बंगाल का जो नवाब था उसके कंधे पे जिम्मेदारी थी और उसके अधिकारियों के प्रति, ठीक है। तो उसके बाद दोहरी शासन कहा गया, दोहरी शासन की शुरुआत हुई। डुअल गवर्नेंस was started in बंगाल, ठीक है क्लास। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ले ली क्लास आपने। चलिए, तो आज हम लोग इतना कर पाए हैं, इतना मैंने आपको बताया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक सदस्य घटाकर 3 सदस्य कर दिए गए, बंगाल में दोहरे शासन की शुरुआत हुई, ठीक है ना, द डुअल गवर्नेंस वाज स्टार्टेड इन बंगाल। और अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, इसको हम कल शुरू करते हैं क्लास। तो आज के लिए इतना ही, आप सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। चलिए क्लास, ओके।